हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट का एग्जाम होने वाला है। इस रीट में एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में जो 2025 में होने वाला है, रीट एसएसटी के बारे में। दोस्तों, आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं रीट एसएसटी सब्जेक्ट से संबंधित। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, मौर्य काल का शासन काल रहा, यानी जो मौर्य काल का जो शासन रहा था ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य काल का जो शासन है ये चौथी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था ये आचार्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय ये धनानंद का शासक था। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं रीट एसएसटी में, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे? यानी आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करते थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चाणक्य की जो प्रसिद्ध रचना है वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य की जो प्रसिद्ध रचना है वो है अर्थशास्त्र। महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? यानी महाभारत काल में जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था वो था मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी जो विराटनगर थी, यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया है? यानी महाजनपद काल का जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली जनपद था काशी महाजनपद काल में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रामायण काल में किस जनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? यानी रामायण काल में किस जनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? तो ये बताया गया है कौशल को। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया है? तो बौद्ध काल में जो कौशल की राजधानी थी ये थी श्रावस्ती। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस जनपद से था? यानी महाभारत काल में उल्लेखित जो राजा शिशुपाल था इसका संबंध चेदी से था। यानी इसका संबंध किस जनपद से था? चेदी से। सूरसेन के किस राजवंश में कृष्ण का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था यादव वंश में। यादव राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तक्षशिला महाविद्यालय किस जनपद का एक अंग था? तो ये गांधार जनपद का एक अंग था। यानी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये किस जनपद के अंतर्गत था? तो ये गांधार जनपद के अंतर्गत था। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजा को गणपति कहा जाता था। महाजनपद काल के समय राजा को गणपति कहा जाता था। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस जनपद को कहा जाता है? तो भारत का जो सबसे विशाल साम्राज्य था ये था मगध। भारत का सबसे विशाल साम्राज्य। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। यानी मगध की सेना की जो महत्वपूर्ण अंग थे वो थे हाथी। यानी मगध की सेना में सबसे महत्वपूर्ण अंग हाथी थे। मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया? मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी था इसे गिरिव्रज को माना गया है। मगध राज्य की प्रथम राजधानी गिरिव्रज को माना गया है। मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है?
तो ये माना गया है अजातशत्रु का। मगध राज्य की उत्थान व समृद्धि में, मगध राज्य के उत्थान व समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अजातशत्रु का माना गया है। किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? यानी किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? तो ये नंद वंश शासकों ने, यानी जो नंद वंश के शासक थे, इन्होंने है जो मगध की सेना में वृद्धि की थी। नंद वंश के शासन के पतन का मुख्य कारण क्या था? नंद वंश के शासन का जो पतन का जो मुख्य कारण था वो था अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर। दोस्तों ये जो वीडियो है ये रीट एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। नंद वंश के बाद मगध का राजा कौन बना? नंद वंश के बाद जो मगध का राजा बना था ये बना था चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के बाद मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना था। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से। सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था? सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सिकंदर के शासक उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से पराजित किया था। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका? यानी जो मेगस्थनीज था इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है मेगस्थनीज के इंडिका। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में है जो मगध में रुका था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगस्थनीज है जो मगध में रुका था। मेगस्थनीज की रचना है, मेगस्थनीज की जो प्रमुख रचना है ये है इंडिका। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में अपना गुरु बनाया गया, अपना गुरु किसे बनाया था? तो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में है जो जैन धर्म की भद्रबाहु को श्रवणबेलगोला में गुरु बनाकर तप का मार्ग अपनाया था। जैन धर्म के भद्रबाहु को ये जो चंद्रगुप्त ने गुरु बनाया था। किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को। यानी मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। सम्राट अशोक का अभिलेखों में क्या नाम आता है? तो सम्राट अशोक का जो अभिलेखों में नाम मिलता है ये मिलता है देवाना प्रियदर्शी। देवाना प्रियदर्शी ये अशोक का अभिलेखों में नाम मिलता है। अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? यानी जो अशोक मौर्य सम्राट बना था ये 269 ईसा पूर्व में बना था। 269 ईसा पूर्व में अशोक है ये मौर्य का सम्राट, मौर्य शासक का शासन राजा बना था। किस युद्ध में नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया व उनके कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली? यानी किस युद्ध के नरसंहार को देकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली? तो वो था कलिंग का युद्ध। यानी कलिंग युद्ध के बाद में है जो अशोक ने प्रतिज्ञा ली कभी ने युद्ध करने की। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो ये प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? यानी जो सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। अशोक को अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई? अशोक की अच्छी शिक्षाएं अशोक धम के नाम से चर्चित हुई थी। अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई? अशोक धम के नाम से। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई थी? बौद्ध धर्म की
जो पाटलिपुत्र में तीसरी संगोष्ठी हुई थी ना, बौद्ध धर्म की पाटलिपुत्र में तीसरी संगोष्ठी, ये अशोक के काल में संपन्न हुई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।